आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मेरा एक सवाल है कि जब ऑप्शनल की बात आती है तो आप क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि बाप रे बाप! ऑप्शनल का इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा? क्या इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं या फिर इस तरह के थॉट्स आते हैं कि ऑप्शनल 500 का होता है, अगर ऑप्शनल को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये मेंस में बड़ा मददगार साबित होगा, ज़्यादा मार्क्स लाने में मदद करेगा और हम औरों से थोड़ा आगे हो सकते हैं। इन दोनों में किस तरह के थॉट आपके दिमाग में आते हैं? अगर मैं सच्चाई की बात करूं और आप भी इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे कि मोर देन 95% स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में होंगे। वो क्यों? काहे कि नाम होता है ऑप्शनल, लेकिन एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है। अपने नाम के तरह यहो होता कि चुन लीजिए कि आपको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है ऑप्शनल का, तब ना कोई बात होता। नाम ऑप्शनल, काम मैंडेटरी। खैर फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पर पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और उसमें जो अभी टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो है इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जिसमें इंडोजेनेटिक फोर्सेस हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की ओर बढ़ेंगे। बढ़ेंगे, दम लगा के ऐसा करके बढ़ेंगे, और ऐसा बढ़ेंगे कि अगर सेकंड थॉट नहीं आ रहा है, पहला थॉट आ रहा है, तो पहले थॉट से हम लोग सेकंड थॉट की तरफ ट्रांसफ़र कर सकें। अब देखिए, यूपीएससी जो अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन सब पूछता है, यहाँ तक कि अब ऑप्शनल का ही बात करें, एक ज़माना था जब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा आता था ऑप्शनल से कि उसके आंसर आपको बुक्स में मिल जाते, लेकिन अब उसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है, जीएस पेपर्स की तरह। और उसमें भी खाली इन्फॉर्मेशन से बात बनने वाला है नहीं, कुछ अलग से सोचना भी पड़ेगा, आंसर अब क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसे सिर्फ पढ़ें ही नहीं, अच्छे तरीके से समझें, उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करें और ये भी देखें कि प्रोसेस जो है ये असल में अप्लाई कैसे हो रहा है। जैसे ज्योग्राफी का बात करें तो पूरा अर्थ हमारा ज्योग्राफी है, तो आपने कुछ पढ़ लिया। अब देखिए कि अर्थ पे ऐसा कहाँ है, कैसे ये सब हो रहा है, अपने आसपास तो सब कुछ आपका अर्थ है, ज्योग्राफी है सब कुछ, जो भी देखिए। तो ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिएगा, तब असल में समझ विकसित होगा आपके अंदर। तभी वो क्षमता भी डेवलप हो पाएगा जब आप सच में आंसर देने के काबिल बन पाएंगे। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस तो हम लोग समझ गए, अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का बारी है। इसको समझने का कोशिश करते हैं। जब भी आप पढ़ने का कोशिश करें तो जिस भी टॉपिक को आप पॉइंट्स में समझ सकते हैं, कोशिश कीजिए पॉइंट्स में समझने का। काहे कि एग्जाम में जो आंसर खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, अब पॉइंट्स में चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी ना, तो इतना क्षमता आपके अंदर होता है, यकीन मानिए कि आप एक पॉइंट को 10 पॉइंट बना सकते हैं। मतलब उसको एक्सप्लेन, इलेबोरेट करने का क्षमता हमारे अंदर होता है। बस जो सेंट्रल चीज़ है उसको बस ध्यान में रखना है, वो भी अच्छे से उसको भी समझने का कोशिश कीजिए, ताकि अगर वो भी दिमाग से मिस हो तो हम समझ के आधार पर उसको रिकलेक्ट कर सकें, अपने शब्दों में लिख सकें। इसीलिए इन्फॉर्मेशन को हम रियल लाइफ से जोड़ने का बात करते हैं। काहे कि रियल लाइफ से जोड़िएगा ना तो दिमाग में फिगर बनेगा, और फिगर लंबा टाइम तक याद रहता है। जैसे सिनेमा उनेमा आप देखते होंगे, मूवी वूवी, सोचिए एक बार देखते हैं कितना लंबा टाइम तक याद रहता है। कोई सालों बाद भी पूछे कि उस फ़िल्म का कहानी याद है? अरे मत पूछो, एकदम ज़ोरदार गुलाब ख़ास, गज़ब कहानी है उसका तो। पूरा कहानी आप सुना देते हैं। वहीं हम लोग से क्लास में कोई पूछने लगता है कि ज़रा इसका डेफ़िनिशन बताना,
तो मन में सबसे पहले तो मास्टर को गरियाते हैं, और वो कोनो काम नहीं है मास्टर जी, आगे खाली यहाँ टेंशन देते रहते हैं। आइए तो समझने का ही कोशिश कर लें उसी तरीके से कि मन पसंद हो जाए, फिल्मी फिल्मी हो जाए। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसे इंडोजेनेटिक फोर्सेस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द अर्थ, कि अर्थ के अंदर से उनका ओरिजिन होता है, वहां से उनका सोर्स है। लेकिन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में क्या कहा जा रहा है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब धरती के अंदर से नहीं, धरती के बाहर से ओरिजिनेट होता है ये फोर्स। कंटिन्यूअसली इंगेज्ड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीफ फीचर्स क्रिएटेड बाय द इंडोजेनेटिक फोर्सेस। और इनका काम क्या है, बड़ा मजेदार काम है। जानते हैं क्या, आप घर बनाइए, इन नीचे से भसका देगा। आप कुछ, जैसे कि मान लीजिए आपको एगो प्रोजेक्ट मिला कि आपको ना ताश का गड्डी का घर बनाना है, इसे आप बनाइए, नीचे से फूंक मार देगा। यही काम है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का, आपका कुछ भी टिकने नहीं देगा। पता चला कि आप कुछ बड़ा अच्छा मूर्ति सुंदर लेके आए घर में कि इसको डेकोरेट करेंगे, वो मूर्ति का टांगे तोड़ देगा, अब पूरा उसके बाद पूरा मूर्ति गिर जाएगा, मूर्ति का हो जाएगा सत्यानाश। यही काम है इसका, क्या कि जो भी रिलीफ फीचर धरती पे जो भी बना हुआ होता है, कौन बनाता है, जो इंडोजेनेटिक फोर्स, जो धरती के नीचे से फोर्स निकलते हैं, वो जो धरती पे कोई भी चीज का निर्माण करते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, प्लेट्यू, ये सब का ई आरी लेके उसको काटता रहता है। कहने का मतलब इसका काम है जितना ऊंचाई है ना, उसके ऊंचाई को घटाना, जो जरा ज्यादा घमंडी हो गया है उसके घमंड को जरा डाउन करना। कैसे करता है, थ्रू देयर वेदरिंग, इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज। वेदरिंग मतलब रगड़न। अब मान लीजिए पहाड़ बना हुआ है, ठीक है, उस पत्थर का बना हुआ है, अब कोई फोर्स आके उस पर रगड़ मारेगा तो धीरे धीरे घिसता चला जाएगा, घिसता चला जाएगा, घिसता चला जाएगा, और डाउन हो जाएगा कल्याण उसका। तो वेदरिंग। दूसरा इरोजन, मतलब घर्षण, तोड़ मड़ोड़, फोड़, तोड़ डालो, फोड़ डालो, उड़ा डालो साले को, ऐसा सब जो बात कहता है वो। एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज। अब देखिए डिपोजिशन भी करने वाले हैं, मतलब पहले तो आके रगड़ा मारे, उसके बाद आके घर्षण किए, तोड़ मड़ोड़ किए, उसके बाद का जाके डिपॉजिट भी कर रहे हैं कि अब अरे तुमको अब रगड़े हैं, तोड़े मड़ोड़े हैं, तो तुम्हारा तो हालत बुरा हो गया, तुम तो गर्दा गर्दा हो गए, अभी गर्दा को ले जाना भी हमारा काम है, तो गर्दा को ले जाते हैं, ले जाके जमीन पे पटक देते हैं खड्डा उड्डा में, तो डिपॉजिट हो जाता है, डिपोजिशनल एक्टिविटी। यही इसका काम है। ऐसे करते हैं कि जिनको जरा ज्यादा घमंड हो गया है, जरा ऊंचा बन गए हैं, उसको रगड़ उगड़ के जमीन पे ले आते हैं, घमंड का चकनाचूर कर देते हैं, और उसको फिर उसका जो चुरगुंडी सब रहता है उसको बाहर डालते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, कहीं और जाके गड्ढा उड्ढा में भर देते हैं। अब ऐसा करने में जो फोर्सेस होते हैं, कौन सा फोर्स काम करते हैं, फोर्सेस इंक्लूड रनिंग वाटर, कि आप देखेंगे पहाड़ों में नदियां बहती रहती हैं, या ऐसे भी नदियां बहती रहती हैं, तो रनिंग वाटर रिवर, वो पहाड़ को काटते रहती हैं पानी से। ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर भी आप देखते हैं कि कभी कभी जमीन धंस जाती है, अंदर से पानी बहता रहता है, तो पानी जो है मिट्टी को काटते रहती है। सी वेव्स, समुद्र के पास जो समुद्र का बहाव आता है, सी वेव सब आता है, वो भी देखेंगे समुद्र के किनारे जो पत्थर सब रहता है उसको आके थपा थप थप्पड़ थप्पड़ देते रहती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे पत्थर बोलता है अरे यार हम पत्थर हैं, हमसे सबको चोट लगता है, तुम हम ही को चोट दे रहे हो, तो क्या करें हैं, तो वही कहती है तुम सबको चोट देता है इसीलिए तो हम तुमको चोट दे रहे हैं, अब चलो हमारे साथ। बहुत देर तक खड़ा रह लिया तुम्हारा, अब हम गर्दा कर देंगे, गर्दा लेके उसका समुद्र में लेके चली जाती है, सी वेव्स। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जानते हैं, बर्फ का पूरा पहाड़ सब, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हिमालय में सब बर्फे बर्फ है ढेरी,
तो वहाँ पे जरा सोचिए कि कैसे। अब कभी कभी आप फिल्म सब में देखे होंगे, बर्फ का तूफान एक के बार आता है, बाप रे बाप, जो रास्ता में आया टपाक टपका के निकल जाती। तो ग्लेशियर्स, पेरी ग्लेशियल प्रोसेसेस, ग्लेशियर्स के आसपास भी छोटा मोटा ऐसा घर्षण सब होता रहता है। और साथ में विंड, हवा। रेगिस्तान में अगर आप कभी गए हो या फिल्मों में देखते होंगे, क्या मस्त हवा चल रहा है, रेत उड़ रहा है एकदम हवा में जोरदार, इधर का रेत उठा के उधर पटका, इधर का रेत उठा के उधर पटका, पटका पटकी चलता रहता है उस समय। तो ये सब फोर्स है, ये काम करने वाले एक्सोजेनेटिक फोर्स सब जो है उसमें यही सब फोर्स काम करते हैं। दीज प्रोसेसेस इरोड द रॉक्स, ये सब प्रोसेस जो है क्या करते हैं, रॉक्स को इरोड कर देते हैं, इरोजन करते हैं, घर्षण कर देते हैं रॉक्स का। ट्रांसपोर्ट द इरोडेड मटेरियल्स एंड, उसके बाद पहले तो रगड़ा मारे, पत्थर का चुरगुंडी निकल आया, उसके बाद उस चुरगुंडी को अपने साथ बहा के ले गए, बहा के ले गए, ट्रांसपोर्ट कर दिए उसको कि चलो हम तुमको घुमा फिरा के लाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे नाल सोड़िए नी मेरे नाल सोड़िए, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता है उसको। उसके बाद रास्ता में कोनो गड्ढा जहाँ मिला ना, तो उसको बोलता है एक टाइम तो बहुत ऊंचा थे, एक गड्ढा लोग का बहुत अपमान करते थे कि हम ऊंचा तुम गड्ढा, आज तुमको यही गड्ढे में पटकेंगे। ले जाएगा गड्ढा में पटक देता है, डिपॉजिट कर देता है। डिपॉजिट दे मीन सुइटेबल प्लेसेस, उसको सुइटेबल प्लेस मतलब जहां पे तुमको सूट करेगा, सही स्थान उसको उसका दिखा देता है गड्ढा। एंड दस फॉर्म सेवरल टाइप्स ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एंड डायमेंशंस। एक टाइम में आप पहाड़ थे, बड़े बड़े थे, अब आपको हम रगड़ के ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट करके जिसका आप पहले अपमान करते थे अब वही बना दिए हैं। तो आप देखिए, एक जगह से मलबा उठा के बहा के ले गए दूसरे जगह पट के, तो उस मलबा से जो है फिर दूसरा तरह का आकृति सबका निर्माण होता है। तो वही कह रहा है कि उसके बाद फॉर्म करते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म, जो इरोजन से बना है, और दूसरा डिपोजन से। अब देखिए, जिसका इरोजन किए, मान लीजिए पहाड़ को पकड़ के, ये पहाड़ है, ठीक है, अब यहाँ से नदी बह रही है, इसको काटते 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 इस पहाड़ का जो है हालत ई कर दिया, ये नदी यहाँ से बह रही है, ये पहाड़ ऐसा हो गया, तो ई हो गया इरोजनल लैंडफॉर्म। इसको काटते काटते ले जाके मान लीजिए यहाँ पे जो है गड्ढा हुआ करता था, ठीक है, इसमें पानी हुआ करता था, इसको भर दिए, तो अभी गड्ढा जो है प्लेन में बदल गया, अभी गड्ढा रहबे नहीं किया, गड्ढा भर गया और प्लेन में बदल गया। जैसे कि गैंजेटिक प्लेन है हमारे भारत में, तो क्या होता है, नदियाँ सब जो है पहाड़ को काट कूट के लाती हैं और उसका मलबा सब भर देती हैं, उसी से हमारा गैंजेटिक प्लेन बना है। गजब का प्लेन है, मस्त खेती होता है उसमें। तो ई है हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्स, इस तरीके से संपन्न हुआ। अब जरा अगले क्लास में क्या करेंगे ना, यही एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है हमारा, इस पर जरा प्रैक्टिकली बतिया लेंगे कि कैसे कैसे हम दुनिया में देखते हैं। एक जमुआ में जैसे अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे गोला दागेंगे, आप उड़ा डालेंगे, जीत आपका होगा, यूपीएससी आपको नमन करेगा, आपका हो जाएगा। वो जो सोच है वो पहला वाला से दूसर का वाला हो जाएगा। टाटा गुड बाय करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते जी, नमस्ते।